हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स पार्ट 2। इससे पहले कि आपने पार्ट 2 शुरू करो इससे पहले आप पार्ट 2 शुरू करो, आई वुड सजेस्ट कि आप पार्ट 1 देखें, जहाँ पे हमने वेक्टर्स और बेसिक नोटेशंस के बारे में बात करी है। तो आज हम वेक्टर के बारे में, उसके मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और जो वेक्टर प्रोडक्ट्स होती है, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स होती है हमारे वेक्टर्स के अंदर, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बात करेंगे। तो कोई भी एक वेक्टर है तो उसका कुछ एक गिवन मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है। तो फॉर ए गिवन वेक्टर ए वेक्टर, मैंने मान लिया कि ए वेक्टर हमारा तीनों कंपोनेंट्स में इस तरह रिजॉल्व होता है, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो हम लिख सकते हैं अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। जहाँ पर हमें पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि a1 a2 a3 हमारे कंपोनेंट्स हैं लॉन्ग एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली। तो इससे हमारा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें पता चल जाता है। ओके, अब हम जानेंगे रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में। तो हम मान लेते हैं हमारे पास ए वेक्टर है और बी वेक्टर, ठीक है, जिनके बीच में एंगल थीटा है, और एंगल थीटा हमने ए से लिया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो उस केस में जो हमारा रिजल्टेंट है वो क्या बन जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो बनेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हम कैसे लिख सकते हैं कि ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा, जहाँ पे हमारा थीटा एंगल है ए और बी के बीच में, जो हमने ए से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है। अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्यों लिया, अब अगर हम माइनस भी लें इस केस में, अगर मैं आपको दिखाऊं, इसमें अगर मैं माइनस भी लूं तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो थीटा, जब कॉस थीटा हम थर्ड क्वाड्रेंट में निकालेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी रिजल्टेंट जो है कम हो जाएगा। तो हमें थीटा एंगल का भी ध्यान रखना है कि हम कहाँ से ले रहे हैं। अब डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, ठीक है, तो ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है। तो ट्रायंगुलर लॉ से ही हमारा आर वेक्टर हो जाएगा, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। ये उन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, ए और बी के बीच में। मैं मान लेता हूं जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमारा ए वेक्टर से फाई एंगल पर है। ठीक है, तो इसके लिए हमने कुछ कंस्ट्रक्शंस करी हैं फाई को निकालने के लिए। हमने क्या एक्सटेंड कर दिया ओ ए को पी तक, ठीक है, और बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी हमने पी तक। तो हमारे पास क्या आ गया, ओ बी की वैल्यू जो है हमारे पास वो आर है, आर वेक्टर का मॉड है। ए बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास बी वेक्टर का मॉड है, और ओ ए की वैल्यू है हमारा पास ए वेक्टर का मॉड है। अब अगर हम इस ट्राइंगल में देखें ए पी बी में, तो हमारे पास जो ए पी की लेंथ है वो बी कॉस थीटा आ जाएगी, ए पी की लेंथ बी कॉस थीटा। बी पी की जो लेंथ है वो बी साइन थीटा आ जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री अगर हम लगाएं। तो इसी तरह से अब हमारे पास जो टेन फाई है, टेन फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो फाई के लिए परपेंडिकुलर बीपी है और बेस ओपी है। तो उस केस में हमारे पास टेन फाई क्या हो जाएगा, बीपी जो है वो हमारी बी साइन थीटा है, और ओपी को हम ओ ए और ए पी में लिख देंगे, ओ ए प्लस ए पी। तो ओ ए क्या है, ए वेक्टर का मॉड, प्लस ए पी क्या है हमारा, बी कॉस थीटा, बी वेक्टर का मॉड एंड कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारा टेन फाई आ जाएगा। ओके, तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं एक छोटा सा टॉपिक यूनिट वेक्टर के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक यूनिट वेक्टर क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड तो यूनिट रहता है यानी 1, और उसकी एक गिवन डायरेक्शन होती है। इसका नॉर्मल यूज़ हमारा यही है कि ये डायरेक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए काम आता है, कि अगर मुझे कहीं भी कोई वेक्टर लिखना हो तो मैं उस डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड लिख दूंगा और उस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो लगा दूंगा।
जैसे एग्जाम्पल, इसको लिखने का भी ये तरीका है, जैसे ए वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर लिखना है तो ए का कैप लगा दिया, ए वेक्टर और उसका कैप, तो इसमें उसकी केवल डायरेक्शन होगी, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होगा, जैसा कि इसमें मैंने लिखा है कि ए का मॉड जो है 1 होगा। तो यही एक छोटा सा पार्ट मेरे को एक्सप्लेन करना था, क्योंकि हम आगे आई जे के और ये और भी बहुत सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में जो हमारे कैप्स होते हैं हम वो यूज़ करेंगे, तो मैं आपको अभी से उसके बारे में थोड़ा सा समझा रहा था कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। ओके, तो अब हम वेक्टर्स में प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे कि जब कोई भी दो वेक्टर्स हैं तो उनके बीच जब प्रोडक्ट होती है तो वो कैसे कैसे हो सकती है। तो हमारे पास उस केस में दो तरह की प्रोडक्ट्स हैं, एक तो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है और एक हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट है। तो स्केलर प्रोडक्ट को हम दोनों वेक्टर्स के बीच में डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम डॉट प्रोडक्ट बोल देते हैं, और वेक्टर प्रोडक्ट में हम उसमें क्रॉस डाल देते हैं दोनों वेक्टर्स के बीच में, तो वो क्रॉस प्रोडक्ट होगी। तो अब हम दोनों को इंडिविजुअली समझेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट क्या है, उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, और वो सब उसमें डायरेक्शन होती है कि नहीं होती, वो भी हम अब आगे पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम पढ़ने वाले हैं स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये जो हमें डॉट है इसी वजह से हम इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो जब हम वेक्टर्स के बीच में स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो जो हमारे पास प्रोडक्ट में क्वांटिटी आती है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है, इसलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो तो ए डॉट बी हो गया। अच्छा, अब इसको हम लिखेंगे कैसे, अब क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड है तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो होता है ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा, और थीटा क्या है हमारा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर मैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लूं तो उस केस में क्या होगा, बी वेक्टर का मॉड ए वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा, जो कि हमारा यही आ गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, और ये चीज़ हमारा स्केलर को वेक्टर प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट करती है। ठीक है, तो अब हम इसकी मैथमेटिकल और फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे। तो हम मैथमेटिकल एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारी स्केलर प्रोडक्ट है वो हमें क्या देती है, तो इसका जो हमारे पास क्वांटिटी आती है फाइनल में वो होती है प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। मतलब ए वेक्टर का जो ए वेक्टर है उसका प्रोडक्ट हम कराते हैं किसके साथ, बी वेक्टर के प्रोजेक्शन के साथ, जो कि ए की डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हम क्या देख सकते हैं कि एज वी कैन सी कि हमारे पास एंगल थीटा है ए और बी के बीच में। ठीक है, तो ए डॉट बी हम उससे क्या लिख देंगे, ए वेक्टर मॉड इंटू बी वेक्टर मॉड इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ओपी वेक्टर का मॉड अपॉन ओबी वेक्टर का मॉड। अब ओपी वेक्टर को तो हमने एज इट इज लिख दिया, ओबी वेक्टर क्या हो गया हमारा, बी वेक्टर का मॉड, तो बी वेक्टर से बी वेक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो ए डॉट बी वेक्टर जो आ जाएगा हमारे का ए वेक्टर इंटू ओ पी वेक्टर। तो वही मैं जो बता रहा था कि ओ पी क्या है हमारा, ए वेक्टर के अलॉन्ग जो प्रोजेक्शन है बी का वो है, तो ए वेक्टर इंटू ओ पी वेक्टर। अच्छा, तो इसका मतलब हमें क्या पता चलता है कि कोई भी दो क्वांटिटीज़ के बीच में अगर स्केलर प्रोडक्ट हो रही है तो हमारी जो प्रोडक्ट बनेगी किसी भी एक डायरेक्शन के अंदर जो प्रोजेक्शन है दूसरे वाले का उसके प्रोडक्ट के साथ आएगी। अब इसका रियल लाइफ में क्या एग्जाम्पल है, जैसे हम वर्क निकालते हैं, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, बट जब हम वर्क लिखते हैं मैथमेटिकली तो एफ डॉट डी एस होता है, डी एस मतलब इनफाइनाइट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट क्या बताता है कि वो क्या कहते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट जो कि फोर्स की डायरेक्शन में हुआ है। तो उस केस में हमारे पास जो क्वांटिटी आती है वो स्केलर आती है, जो कि वर्क है, तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी हमें डॉट प्रोडक्ट से ही मिल सकती है।
तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। हाँ, तो अब हम यूनिट वेक्टर्स के लिए डॉट प्रोडक्ट देख लेते हैं कि कैसा कैसा होता है, क्योंकि ये बहुत यूजफुल है हमारे लिए। तो मैं देखता हूँ आई डॉट आई कैप, तो ये क्या हो जाएगा, आई कैप का मॉड इंटू आई कैप का मॉड इंटू कॉस जीरो, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। तो आई वेक्टर का जो मॉड है वो भी वन, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, अगले का भी वन हो जाएगा। कॉस थीटा कॉस जीरो वन हो गया, तो पूरी क्वांटिटी हमारी वन बन गई, यानी आई डॉट आई हमारा वन है। अब आई डॉट जे में क्या होगा, आई कैप का मॉड ले लेंगे, जे कैप का मॉड ले लेंगे, कॉस 90, अब कॉस 90 हमारा ज़ीरो हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी हमारी ज़ीरो हो जाएगी। सिमिलरली आई डॉट के कैप में भी हमारा जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो कॉस 90 हमारा ज़ीरो हो जाएगा, तो उस केस में भी हमारा पास जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बन के आया वो क्या आया कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के जो है हमारा वो वन है, यानी डॉट प्रोडक्ट विद इटसेल्फ द वेक्टर इज वन। ठीक है, यूनिट वेक्टर के साथ अगर उसी की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसके साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें तो उसका आंसर जो है वो वन आएगा। और जब हम उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के वेक्टर से मॉड कराते हैं, यूनिट वेक्टर से डॉट कराते हैं, तो उस केस में हमारे पास जो आउटपुट बनेगा वो ज़ीरो बनेगा। तो आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई हमारा ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हम अभी आगे यूज़ करेंगे। तो अब हम डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखेंगे, क्योंकि बेसिक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी जब हम आगे कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो वहाँ पे भी हम डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट देख लेंगे। ओके, पर अभी हम नॉर्मली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं, तो उस केस में हम डॉट प्रोडक्ट देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ईजी हो जाएगा अगर हम एक बार हमने वो क्रैक कर लिया। तो मैं मान लेता हूँ ए वेक्टर क्या है हमारा, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। सिमिलरली बी वेक्टर क्या है हमारा, बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। तो मैंने क्या था कि डॉट प्रोडक्ट हम कैसे लिखते हैं, ए वेक्टर हमने लिख दिया डॉट बी वेक्टर हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा, ए वन बी वन आई डॉट, ए वन बी वन आई डॉट आई कैप प्लस ए वन बी टू आई कैप डॉट जे कैप, ए वन बी थ्री आई डॉट के कैप। तो जब हमने सारे ब्रैकेट्स खोल लिए तो हमारे पास ये सारी क्वांटिटीज बन के आ गई इंडिविजुअली। तो इनके हमने जो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट्स है वो अलग अलग लिख लिए। तो यहाँ पे हम देखें कि जितने भी आई डॉट आई कैप हैं, जे डॉट जे कैप है, के डॉट के कैप है, वही एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि उनकी वैल्यू वन है। बाकी सारे ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि सारे हमने अभी पीछे पढ़ा कि कोई भी वेक्टर जो है, अगर यूनिट वेक्टर की मल्टी हमने डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले यूनिट वेक्टर से कराई तो वो ज़ीरो हो जाएगा, यानी आई डॉट जे, आई डॉट के और जे डॉट आई, के डॉट आई, जे डॉट के डॉट जे, ये सब ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली ये डायगनल वाली टर्म्स बचेंगी, ए वन बी वन, ए टू बी टू और ए थ्री बी थ्री। तो हमारा जो फाइनल में आंसर आएगा वो हो जाएगा ए वन बी वन, ए टू बी टू एंड ए थ्री बी थ्री। यानी कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट करा रहे हैं, हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं जो हमारे सेम डायरेक्शन में है, उनके कोफिशिएंट्स की इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन हमें करा देनी है, यानी ए वन बी वन, अब जे कैप के लिए यहाँ है जे कैप, तो ए टू बी टू और के कैप के लिए ए थ्री बी थ्री। तो इससे हमारा डॉट प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री। तो ये हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम में डॉट प्रोडक्ट हो गई। ओके ओके, तो अब हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। तो वेक्टर प्रोडक्ट का जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है वो होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड इनटू साइन थीटा, जो एंगल है इन दोनों के बीच में उसका साइन, एंड यहाँ पे एन कैप है। एन कैप का मतलब एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा, और वो यूनिट वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, यानी जिस प्लेन में ए और बी एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर जो हमारा यूनिट वेक्टर होगा उसी में से किसी एक, कोई सा भी एक यूनिट वेक्टर होगा। अब वो प्लेन के ऊपर भी हो सकता है, प्लेन के नीचे भी हो सकता है।
तो ऐसे केस में अगर हमें उसकी डायरेक्शन निकालनी, क्योंकि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। कौन सा, राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल हमारा क्या कहता है हम वो देखते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल हमारा क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, तो हम क्या करेंगे, अपना हैंड लेंगे और फिंगर्स को ए से बी की तरफ कर्ल करेंगे, और जिस डायरेक्शन में हमारा थंब आएगा उस डायरेक्शन में हमारा जो प्रोडक्ट है वो आएगी। तो वेक्टर प्रोडक्ट का जो आंसर है वो उस डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन आएगी। तो अगर यहाँ इस केस में देखें, तो अगर हम ए पे अपनी फिंगर्स रखें और बी की तरफ कर्ल करें, तो हमारा अप साइड, अप मतलब ऊपर की तरफ हमारा एन कैप आएगा। ठीक है, तो इससे हमें उसकी डायरेक्शन भी मिल गई जो कि है एन कैप। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा होमवर्क दे रखा है। होमवर्क आपको करना है, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हमको निकालना है कि किस डायरेक्शन में आएगा। बेसिकली हमें बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बीच में कुछ रिलेशन बताना है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे यूजफुल रिजल्ट्स। तो ये क्या है, हमारा एक साइक्लिक प्रोडक्ट है यूनिट वेक्टर्स का, आई जे के। इसमें हमने तीनों डायरेक्शन के हमने यूनिट वेक्टर्स लिख लिए, आई जे के, और ये एरोस हमारे जिस डायरेक्शन में क्रॉस प्रोडक्ट होगी वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जैसे कि मुझे निकालना है आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, तो उस केस में क्या होगा, आई कैप का मॉड इंटू आई कैप का मॉड। डायरेक्शन क्या है, मतलब क्या एंगल है उनके बीच में, जीरो, तो साइन जीरो जीरो, तो ये तो जीरो हो जाएगा। अब आई कैप क्रॉस जे कैप, ये क्या हो जाएगा हमारा, आई कैप का मॉड जे कैप का मॉड इंटू साइन 90 इंटू एन कैप। अब एन कैप हमको निकालना है, तो एन कैप निकालने के लिए क्या करेंगे हम, आई क्रॉस जे है तो आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा हमारा, के आ जाएगा आंसर, है ना। आई क्रॉस करा हमने तो उससे आंसर हमारा के आ जाएगा। ये हमें कैसे अप्लाई करना है, जिस डायरेक्शन में हमारा क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, अगर वो क्लॉकवाइज चल रहा है तो क्लॉकवाइज में हम पॉजिटिव ले लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज में हम नेगेटिव ले लेंगे। अब अगले इस एग्जाम्पल में तो हमें ये समझ में आ गया कि हमारा के कैप कैसे आया, कि आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो के कैप आ जाएगा। अब अगले एग्जाम्पल हम देखते हैं, तो आई कैप क्रॉस के कैप, तो आई कैप का मॉड इंटू के कैप का मॉड, एंगल कितना है उनके बीच में 90 डिग्री इंटू एन कैप, तो एन कैप अब हम देखते हैं, तो आई कैप क्रॉस के कैप। अच्छा, अब हम उल्टा चलने लग गए यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप। तो यहाँ पे देखिए मैंने माइनस जे कैप लिखा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस जे कैप। तो हमारे पास जो यूजफुल रिजल्ट बनेगा, तो आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के, जीरो आ जाएगा। बाकी सारे वेक्टर्स के लिए आप खुद से होमवर्क में करके देखना, ठीक है, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ये मैंने आपको होमवर्क में दे देता हूँ कि आपको जे के लिए और के लिए क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के देखना है। ओके, तो हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। हाँ, तो इस केस में हम क्या निकाल लें अब, क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने डॉट प्रोडक्ट निकाली, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट भी निकालेंगे। सिमिलरली हम यहाँ पे भी ए वेक्टर बी वेक्टर कंसीडर कर लेंगे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखना है तो ए वेक्टर लिखा क्रॉस बी वेक्टर लिखा, तो क्या आ जाएगा, ए वन बी वन आई क्रॉस आई प्लस ए वन बी टू आई क्रॉस जे प्लस ए वन बी थ्री आई क्रॉस के। सिमिलरली हमने दोनों के लिए लिख लिया। अब हमने यहाँ पे देखा हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो आई क्रॉस आई तो जीरो हो जाता है, जे क्रॉस जे जीरो हो जाता है, के क्रॉस के जीरो हो जाता है। अब आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा हमारा, आई क्रॉस जे अगर आप टेबल से देखो, आई क्रॉस जे हमारा के कैप हो जाता है और आई क्रॉस के माइनस जे कैप हो जाता है। अब जे क्रॉस आई आप करके देखो, जे क्रॉस आई हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं यानी एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, जे क्रॉस आई माइनस के कैप। और जे क्रॉस के यानी जे इंटू के, ये तो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, जे क्रॉस के हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, आई कैप। ये के क्रॉस आई जो है हमारा के क्रॉस आई है, तो के क्रॉस आई हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है।
तो के क्रॉस आई हमारा जे कैप हो जाएगा, के क्रॉस आई हमारा जे कैप हो जाएगा। और के क्रॉस जे हमारा क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमारा माइनस आई कैप हो जाएगा। देखिए ये तो जीरो हो गया, A1 B2 के कैप आ जाएगा, A1 B3 माइनस जे कैप आ जाएगा, और A2 B1 माइनस के कैप, ये जीरो, A2 B3 आई कैप प्लस A3 B1, देखिए यहाँ पे जे कैप है तो जे कैप आ जाएगा, प्लस A3 B2 माइनस आई कैप। ओके, तो इस पूरे आंसर को मैं एक डिटर्मिनेंट के टर्म्स में लिख सकता हूँ। अगर आपने पहले डिटर्मिनेंट्स पढ़े हो, उनको सॉल्व करने का तरीका देखा हो, तो ये उसी तरह से है कि आई कैप जे कैप के कैप लिख दूंगा मैं। अब ए क्रॉस बी है तो पहले मैंने ए वेक्टर्स लिख दिए, A1 A2 A3 अलॉन्ग आई जे के। अब बी वेक्टर्स लिखना है तो B1 B2 B3 अलॉन्ग आई जे के। और इसको जब हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमें यही आंसर मिल जाएगा। आप एक बार करके देख लेना होमवर्क में, पर आंसर यही आएगा। ओके, तो अब हम इसका मैथमेटिकल और फिजिकल सिग्निफिकेंस जानेंगे। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है हमारा, वो हमें क्या देता है, एरिया वेक्टर देता है। अब एरिया वेक्टर क्या है, बेसिकली हमको एरिया देता है जो कि एक पैरेललोग्राम एनक्लोज करता है। हमने पैरेललोग्राम बनाया था पिछले उसमें, तो ए क्रॉस बी उसका एरिया दे देता है। अब एरिया वेक्टर क्या होगा कि एक एरिया है और वो डायरेक्शन होती है उसके पास, बस और कुछ नहीं। अब डायरेक्शन कहाँ होगी, ऑब्वियसली उस पैरेललोग्राम की जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। डायरेक्शन हमें निकालनी आती है, ए वेक्टर पे हम अपनी फिंगर्स रखेंगे और बी वेक्टर की तरफ कर्ल करेंगे। जिस डायरेक्शन में हमारा थंब पॉइंट करेगा वही हमारी उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आ जाएगी। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ये हमें एरिया वेक्टर ए देता है, जिसकी वैल्यू क्या आती है, ए क्रॉस बी होती है उसका मॉड, और डायरेक्शन ए कैप। तो बस ये एक छोटा सा इसका सिग्निफिकेंस था। आप आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब हम बात करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो होती है, अब ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी हमारा क्या है, ये एक क्रॉस प्रोडक्ट है, और उस क्रॉस प्रोडक्ट के साथ जो हमारा वेक्टर आ रहा है उसके साथ हम क्या करा रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट। दिख रहा है आपको, तो बी क्रॉस सी जैसे मैं मान लेता हूँ डी है, तो ए डॉट हमारा डी हो रहा है, यानी हमारे साथ क्रॉस प्रोडक्ट भी हो रही है और डॉट प्रोडक्ट भी हो रही है। तो इसको हम पहले निकाल के देखते हैं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस में। तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ले लेंगे A1 इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। सिमिलरली बी भी हमारा ये आ जाएगा, सी भी हमारे पास आ जाएगा। तो ए डॉट बी क्रॉस सी लिखेंगे। अब बी क्रॉस सी हम किससे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट वाले फॉर्मूला से, या अगर हम डायरेक्ट याद रख सकते तो डायरेक्ट ऐसे लिखा जाएगा। तो B2C3 माइनस C2B3 आई कैप प्लस A3C1 माइनस B1C3 जे कैप प्लस B1C2 माइनस B2C1 के कैप। इस पूरे वेक्टर का हमारा डॉट हो जाएगा ए के साथ। अब मैंने ए वेक्टर लिख दिया, अब हमें डॉट करानी है, तो यहाँ आई कैप है, यहाँ आई कैप है, तो A1 और A2 इस ये पूरा जो क्वांटिटी हमारी, इसके साथ हमारा क्या आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। फिर सिमिलरली जे कैप के लिए A2 आ जाएगा और इधर से हमारी ये पूरी क्वांटिटी आ जाएगी। फिर A3 आ जाएगा और इधर जो के साथ हमारा कोफिशिएंट है वो आ जाएगा। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये आ जाएगी हमारी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, अच्छा ये चीज़ हमें याद रखनी ज़रूरी है कि ए डॉट बी क्रॉस सी। अब हम अगर साइक्लिंग में चलें तो पहले हम ए को पीछे भेज देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी डॉट सी क्रॉस ए हो जाएगा। फिर हम दोबारा बी को पीछे भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, सी डॉट ए क्रॉस बी। ये तीनों की जो क्वांटिटी है वो सेम ही आएगी, जो फाइनल में हमारा रिजल्ट आएगा वो सेम ही आ जाएगा। यानी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, ए को पहले पीछे फेंक दिया, फिर बी को पीछे फेंक दिया, फिर सी को पीछे फेंक दिया, तो आंसर उस केस में हमेशा हमारा सेम आएगा। तो हम आगे इसके बारे में और पढ़ते हैं। तो अब हम इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस जानेंगे। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो पहले हम इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा ए वेक्टर मैंने मान लिया, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। तो इससे पहले मैंने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करा। फिर ए वेक्टर की मदद से हमने एक पैरेललोपाइप्ड कंस्ट्रक्ट करा।
तो ये हमारा पैरेललोपेड आ गया। अब हमने क्या किया, हम बी क्रॉस सी निकालने हैं। बी क्रॉस सी हमारा क्या देता है, एरिया वेक्टर। ठीक है, तो बी क्रॉस सी हमारा एरिया वेक्टर आ जाएगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर। आ गया नहीं आ गया ए वेक्टर। अब हम ए वेक्टर का, कैपिटल ए वेक्टर का स्मॉल ए वेक्टर के साथ डॉट करा रहे हैं, यानी स्मॉल ए वेक्टर ओ कैपिटल ए वेक्टर का प्रोजेक्शन देख रहे हैं हम ए पर और उसका डॉट करा रहे हैं। तो यहां से हमें एरिया मिल गया और यहां से हमें हाइट मिल गई, है ना। तो एरिया इंटू हाइट क्या हो जाता है हमारा, वॉल्यूम। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइड फॉर्म्ड बाय ए बी एंड सी। इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है, बस ये वॉल्यूम निकालने के लिए होता है। अब देखो हमने पीछे वो पढ़ा था, क्या कहते हैं, साइक्लिक ऑर्डर। कैसे, अब अगर मुझे बी क्रॉस सी डॉट ए निकालेंगे तो हमारा ये वॉल्यूम आ जाएगा। अच्छा, अगर हमें यही वॉल्यूम निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, ए क्रॉस, अब सी क्रॉस ए कर देंगे, सी क्रॉस ए वो बी की डायरेक्शन में आ जाएगा। अब जो हमारा एरिया वेक्टर बी की डायरेक्शन में आया उसका प्रोजेक्शन लेके हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, ए क्रॉस बी करके और सी की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, सी की डायरेक्शन में निकाल सकते हैं। तो ए क्रॉस बी और इन डॉट सी, तो हमने जो पीछे हमारे फॉर्मूले पढ़े थे वो भी इस फिगर से हमारे वेरीफाई हो गए। तो ये हमारा इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन था या सिग्निफिकेंस था, जो भी कह लो। ठीक है, ओके। तो अब हम पढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो अब हमारा अगला टॉपिक है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, तो हमने मान लिया ए वेक्टर क्या है, ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री एंड सी वन सी टू सी थ्री। ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, कल को मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन दे दूंगा। आज आप इसको ट्राई करना, आपका आंसर ये आना चाहिए, ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर और ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर। इन दोनों के बीच में कोई यहाँ पे कोई डॉट नहीं है, बी से पहले और सी से पहले कोई डॉट नहीं है। तो यानी ये हमारा एक फाइनल आंसर आएगा जिसका एक वेक्टर सॉल्यूशन है, यानी उसकी कोई डायरेक्शन है। जैसे यहाँ पे मैंने क्रॉस कर रखा है ना, जैसे बी क्रॉस सी है तो डी हो जाएगा। तो ए क्रॉस डी तुम्हें निकालना, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले बी क्रॉस सी निकालना है, फिर बी क्रॉस सी जो है उसका ए के साथ क्रॉस कराना है। तो ये तुम्हारे लिए आज का होमवर्क है। आज की क्लास यहीं एंड होती है। इसका जो मेट्रिकल सिग्निफिकेंस है मैं आपको कल को अच्छे से समझा दूंगा। वैसे कोई खास है नहीं, पर फिर भी मैं आपको कल को अच्छे से बता दूंगा। बेसिकली ये एंगुलर मोमेंटम टॉर्क वगैरह में काम आता है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड वगैरह निकालते हैं वहाँ पे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो उस केस में बहुत काम आता है ये। तो अब इतना लंबा चौड़ा कोई नहीं करता, तो हम ऐसे निकाल लेते हैं। तो आज की ये क्लास यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।